नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 20 सॉल्व करने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारी क्लास के साथ। आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो आइए प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री श्याम को और राधे रानी को याद करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, आ और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं। और ये जो आ का निर्माण होता है ये किस में होता है? आपके स्वर संधि में होता है। किस में होता है? स्वर संधि। और स्वर संधि के भी कौन से भेद में? कौन से भेद में? दीर्घ संधि में। किसमें? दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ स्वर संधि में। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्य की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो राष्ट्रभाषा वह होती है प्यारे विद्यार्थियों जो राष्ट्र के लोगों के द्वारा एक दूसरे से विचार विनिमय के लिए, एक दूसरे को अपने विचारों को पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे हम भारत के निवासी हैं तो हम भारत में अपने विचारों को, अपनी बात को कहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 2 का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों की वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो, अभ्यागत, एक एक, जलोद या महाऔषध। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यागत जो है यहाँ पर अभि प्लस आगत से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? अभि प्लस आगत से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर ई है और ई के बाद क्या आ गया है? आ गया। और जब भी ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई किस में बदल जाता है? ये में बदल जाता है। तो यहाँ क्या बन गया? अभ्यागत बन गया। क्या बन गया? अभ्यागत बन गया। और ई के बाद ए आने से जब ये का निर्माण होता है, ये कौन सी संधि होती है आपके प्यारे विद्यार्थियों? यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि। और यहाँ पे पूछा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो विकल्प 1 जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी एक एक का अगर हम बात करें तो 1 प्लस 1, जलोद की बात करें तो जल प्लस ओध, महाऔषध की बात करें तो महा प्लस औषध से मिलकर के बना है ना? ठीक है। तो और वृद्धि संधि में किसका निर्माण होता है? एक तो आई का होता है और एक औ का निर्माण होता है। ये दोनों किसके किसके निर्माण होते हैं? इसमें वृद्धि संधि में होते हैं। गुण संधि में ए और ओ का निर्माण होता है। किसका? ए और ओ का निर्माण गुण संधि में होता है। ठीक है। तो विकल्प 1 प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि संधि का अर्थ है 2 अक्षरों का मेल, 2 शब्दों को जोड़ना, 2 अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना या 2 अक्षरों के रूप में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 4 देखिए तो क्या होगा? 2 अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना क्या होता है? आपकी संधि होती है। क्या होती है? संधि। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 4 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अचर, आचार, विचार या प्रचार। बताइए किस में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए यहाँ पर अचर, आचार, विचार और क्या? प्रचार। किस में नहीं है? देखो, चर में ए जुड़ा तो अचर हो गया, उपसर्ग है। आचार, आचार की बात अगर हम करें, चार में आ जुड़ा है क्या? चार में आ जुड़ा है क्या? है। विचार और प्रचार, विचार में भी है, प्रचार में भी, लेकिन आचार में नहीं है। ठीक है। चर, अचर, चर में, अचर में है। तो विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? बताइए। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिए। यहाँ पर आचार नहीं होगा, यह अचार होगा। क्या होगा? अचार होगा। अचार होगा। क्या होगा? अचार। आचार तो होता है ना? अचार होगा, इसमें यह उपसर्ग नहीं है इसकी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, अपवाद या अपमान। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपरोक्ष देखिए, परोक्ष में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अप नहीं जुड़ा। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा। अपादान में अप प्लस आदान,
अपवाद में अप प्लस वाद और अपमान में अप प्लस मान है। प्रश्न संख्या 7 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय या पर्यावरण? बताइए किसके अंदर है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो दुर्व्यवहार में है ना। दुर्व्यवहार में कौन कौन सा है बता दीजिए मुझे पर। दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार है ना। 2 से अधिक उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और एक प्रत्यय भी है। कौन सा है? हार। अव मूल शब्द है। तो विकल्प 1, 2 जो है प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा में नहीं है, सवेरा में नहीं है, सपेरा में नहीं है या ममेरा में नहीं है? बताइए किसके अंदर नहीं है? तो देखो घनेरा में घन प्लस एरा है। सवेरा जो है वह मूल शब्द है आपके। सवेरा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ये आपके मूल शब्द है। सवेरा शब्द जो है ये आपके मूल शब्द है ना। इसमें किसी प्रकार का जुड़ा नहीं, तो ये होगा घनेरा में एरा है, सपेरा में एरा है, ममेरा में एरा है। इसे चचेरा भी हो जाएगा, चचेरा, फुफेरा है ना, फुफेरा, चचेरा, ये सब इसमें एरा प्रत्यय है। बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि पेत्रक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पेत्रक में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पितृ क्या है? मूल शब्द है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो प में जो ई की मात्रा है वह क्या बदल जाएगी? ए की मात्रा बन जाएगी। तो क्या बन गया? पे। फिर क्या है आपके? त्र। और फिर क्या बचा यहाँ पे? क। क्या बन गया? पेत्रक। क्या बन गया? पैतृक बन गया। क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? पैतृक बन गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा कि इन प्रत्यय से निम्नलिखित शब्द है। बताइए कौन सा है इन प्रत्यय से? नाइन, पंडिताइन, कुलीन या ठकुराइन? तो देखो नाइन में छोटा ही है, ये नहीं होगा। पंडिताइन नहीं होता, इस तरह नहीं था। पंडिताइन में छोटी ही आती है। कुलीन में देखो कुल प्लस ईन, कुल प्लस ईन से कुलीन बना है। ईन बड़ी की मात्रा है ना, तो विकल्प 3 सही है। ठकुराइन में छोटी की मात्रा गलत है। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की और। प्रश्न संख्या 11 में पूछा कि समास के कितने भेद है? भाई बता दीजिए कितने भेद है? 5, 3, 7 या 6? समास के कितने हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव गया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कितने हैं? 6 प्रकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होता है और ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। राजा और प्रजा, जीवन और मरण, ये तीनों ही क्या है आपके? द्वंद्व समास के हैं। ये अव्ययी भाव का है, इसलिए हमारे प्रश्न संख्या 12 का 2 जो है विकल्प सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में। बटमार में कौन सा समास है प्यारे विद्यार्थियों? बटमार में नंज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या उपपद तत्पुरुष? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बटमार के अंदर हमारे उपपद तत्पुरुष समास है। क्या है? उपपद तत्पुरुष समास है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, उपपद तत्पुरुष समास है। तो जहां पर क्या होता है कि शब्द सार्थक न हो, स्वतंत्र हो, सार्थक, बट का कोई अर्थ नहीं होता है ना। बटमार है ना, द्वितीय पद जो है ये बटमार, बटमार का मतलब बटवे को बटवा मारने वाला है ना। तो जहाँ स्वतंत्र और सार्थक ना हो वहां पे उपपद होता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 14 की और 14 प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। बताइए कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? जलज है, अंबुज है, मनसिज। मनसिज कमल को नहीं कहते हैं।
मनसिज क्या है, कामदेव को कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेगा प्यारे विद्यार्थी। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? किस क्रमांक का शब्द जो है वह प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? पाषाण, पाहन, उपल, उत्पल। बताइए क्या है प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं होगा? प्रस्तर का पर्यायवाची पाषाण होता है क्या प्यारे विद्यार्थियों? देखिए पाषाण होता है। पाहन होता है क्या? बिल्कुल होता है। उपल होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये तीनों तो किसके हैं? आपके प्रस्तर के पर्यायवाची हैं। लेकिन उत्पल जो है ये कमल का पर्यायवाची। किसका है? कमल का पर्याय। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? मधुप, अली, भोरा या शफरी। बताइए कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? बताइए कौन सा नहीं है? तो मधुप, अली और भोरा तीनों ही किसके हैं? भ्रमर के पर्यायवाची। शफरी जो है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 प्रश्न पूछा कि तिमिर का विलोम है प्रकाश, ज्योतिर्मय, अलास या आलोक। तो देखो तिमिर का जो विकल्प होगा विलोम शब्द में वह आलोक होगा। क्या होगा? आलोक होगा। प्रकाश का अंधकार होता है, ठीक है, प्रकाश का नहीं करेंगे, प्रकाश का अंधकार होता है, तिमिर का आलोक होता है। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की और। 18 प्रश्न में पूछा गया कि अनुज का सही विलोम होगा। अनुज का सही विलोम क्या होगा? तो देखो सबसे पहले अनुज का अर्थ जानते हैं। ये अनु शब्द में जय प्रत्यय जुड़ने से हुआ है और जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। क्या होता है? जन्म लेने वाला। देखिए जन्म लेने वाला। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। तो जो बाद में जन्म ले क्या है? अनुज। यहाँ पर देखिए भ्राता भाई होगा क्या? नहीं। ज्येष्ठ बड़ा नहीं है। कहीं आप देखो कि अनुज का छोटा तो ज्येष्ठ बड़ा नहीं, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। जो दिया ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। अग्रज, अग्र का मतलब क्या होता है? आगे या पहले। अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे या पहले। जय का अर्थ जन्म लेने वाला। तो अनुज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज। अग्रज यानी बड़ा भाई और अनुज यानी छोटा भाई। ठीक, तो विकल्प 4 जो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 देखिए प्यारे विद्यार्थियों की अल्पज्ञ का विलोम क्रम है शब्द है। अल्पज्ञ का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ कम जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20 से प्रश्न की ओर। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए प्यारे विद्यार्थी। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहेंगे हम, वायव्य कहेंगे हम, आग्नेय कहेंगे हम, नेतृत्व कहेंगे हम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हम यहाँ बना लेते हैं। यह है आपके उत्तर, ये आपके दक्षिण, ये आपके पूर्व और ये आपके पश्चिम। ठीक है, ये चारों दिशाएं तो आपको पता है। पूर्व और उत्तर दिशा, ये पूर्व और उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वह कौन सा कोण होता है? ईशान कोण होता है। क्या होता है? ईशान कोण। इसको नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का होता है, दक्षिण और पश्चिम, वह होता है आपके वायव्य कोण। कौन सा होता है? ये आपके वायव्य कोण होता है। दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोण होता है वह आपके कौन सा कोण होता है? आग्नेय कोण होता है। कौन सा होता है? आग्नेय कोण होता है। और दक्षिण और पश्चिम कौन सा बचा आपके? दक्षिण और पूर्व आ गया। उत्तर और पश्चिम कौन सा बच गया आपके? उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है वह नैऋत्य कोण होता है। कौन सा होता है? नैऋत्य कोण होता है। ठीक है, 1 2 दशाएं कितने को? 10। तो आप दक्षिण और पूर्व के बीच में पूछा, दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा हो जाएगा? आपके आग्नेय हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 में विकल्प 3 जो है यह हमारे सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। बताइए मरने की इच्छा के लिए क्या होगा? युयुक्षा, मुमुर्षा, जिजीविषय, उत्सर्ग इच्छा। बताइए क्या होगा? मुमुर्षा। क्या हो जाएगा? मुमुर्षा मरने की इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखिए। किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताइए। पूर्व और अंत, अभ्यस्त व वगैरह, अंत और प्रारंभ, प्रारंभ और अभ्यस्त। एक शॉर्ट बनाया है मैंने आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर आदि और आदि को लेकर के। अगर आपने वो देख लिया है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका बिल्कुल सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आदि का, इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। और ये जो आदि है इसका अर्थ होता है आदत या अभ्यास। आदत
या अभ्यस्त होता है। ठीक है, तो देखो पहले आदि का प्रारंभ कहाँ है, विकल्प 4, और इसका अभ्यस्त है। तो प्यारे विद्यार्थियों विकल्प कौन सा 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या किसका 22 का सही उत्तर है। बढ़ते 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तरणी का अर्थ नौका और तरणी का सूर्य। ये पहला तरणी जो है इसका क्या है, शब्द सही पूछा है, नौका और सूर्य है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तरणी जो है ये नौका होती है और जिसमें छोटी की मात्रा ये सूर्य है। अनल का और अनिल का, अनल का अर्थ हवा होता है क्या, अनल का अर्थ क्या होती है आपके, है अग्नि, और अनिल का अर्थ हवा। तो यहाँ भी उल्टा दे रखा है, इसका अनिल का अर्थ हवा होगा और इस अनिल का अर्थ क्या होगा, अग्नि होगा। मरीचि और मरीचि, इस मरीचि का जिसमें च में छोटी की मात्रा रश्मि होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है उसका रवि होता है, ये बिल्कुल सही है। इन दोनों का भी श्लील और सलील का देखो, श्लील का होता है शिष्ट होता है और सलील का स्वेरी होता है। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 23 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, मरीचि और मरीचि, अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में देखा है क्या होता है, मरीचि क्या है, रश्मि और रवि यानी किरण और सूर्य। तो विकल्प 1 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, है ना, एक प्रश्न से 2 काम हो गए ना अपने। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया शब्द किसे कहते हैं भाई। 25वें प्रश्न में पूछा है शब्द किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह कहते हैं, या ध्वनि के लघुत्तम इकाई। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण जो अर्थ प्रदान करे उस वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो 25वें प्रश्न में विकल्प 3 जो है सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने हैं, 3, 4, 5 या 6। कितने भेद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 नहीं 4 भेद है। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। सही शब्द की वर्तनी चाटिए। सही शब्द वर्तनी, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है। तो भाई रसायन में इक प्रत्यय जुड़ा है, रसायन इसमें क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है। इक प्रत्यय जुड़ने से र में ए की मात्रा है तो आ की हो जाएगी, सा य न में छोटा ही जुड़ेगा, नी और क। तो देखो विकल्प 2 जो है 27वें प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर। सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। सही वर्तनी वाला अधोपतन है, अधिपतन है, अधः प्लस पतन है, आधः पतन है। तो अधः प्लस पतन जो है सही शब्द है, अधः पतन होता है। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थी, 29वें प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे। 29वें प्रश्न में पूछा गया कि किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। यथेष्ट के अंदर है, आपके भुजंगिनी में है, प्रदर्शिनी में है या लघुत्तर में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता। तो विकल्प 3 जो है उसमें अशुद्ध शब्द है। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 30वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक कर देना, फूला न समाना या अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना अर्थात बहती गंगा में हाथ धोना। विकल्प 1 सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए बताइए जरूर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि बीएसटीसी वाले जो बच्चे देख रहे हैं, पीटीटी वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके तो 1 जून को और 15 जून को पेपर ही है। तो आपको तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। लगातार हम आपके लिए क्लासें लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय प्यारे विद्यार्थी।